नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर दीक्षित जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। ये युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और संघर्षशील भी हैं। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। हर दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे ये है, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है। और जहाँ तक बात है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि और किसी पार्टी के ऊपर भरोसा करा जा सकता है। आपको बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिखता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो मैं जन्मजात भाजपा ही हूँ। हम लोग मतलब बचपने से ही मेरे अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, जिस दौरान उस समय से लेकर के अभी तक और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। भारतीय जनता सबको समर्थित, मतलब सत्ता रहे या ना रहे, भाजपा के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे? भाजपा के साथ हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे, चाहे सत्ता रहे चाहे ना रहे। सत्ता तो देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी उस समय पर भी समाज के लोगों की सेवा करती थी। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है देश प्रदेश में, उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय की बात करने वाली है पार्टी के, सबके लिए योजनाएं लेकर आ रही है। और जब हम पार्टी में है तो हमारा ये फर्ज है कि भाई जो भी योजनाएं हैं उसको अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बना रहे हैं? राजनीति को बिल्कुल समाज सेवा का माध्यम बना रहे हैं। और किसी को, हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर ये फीलिंग होती है, ये हमारे अंदर भावना डेवलप है कि भाई हम देश को देने आए हैं, हमें देश से कुछ नहीं चाहिए। हमें देश ने वैसे ही इतना कुछ दिया हुआ है, इतने प्यारे देश में हम लोग रहते हैं। इस देश को हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने बात करी सत्ता की, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलती थी। अखिलेश यादव जी पर आपकी क्या राय है, उनकी पार्टी पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो उनकी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा खाप नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति को किस प्रकार से बदनाम किया जा सकता था और राजनीति को कैसे गंदा किया जा सकता था, ये कोई सीखे या ये किसी को देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो दौर रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे माफियाओं को जो है पालने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। और उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आतंक का माहौल था, जो गुंडागर्दी होती थी, इसको उखाड़ फेंकने का योगी जी ने किया है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं को पालने का काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसको हमको लग रहा है लगभग उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का हर व्यक्ति लगभग ये बात जानता है कि समाजवादी पार्टी माफिया और अपराधियों की पार्टी रही है। और ये सबसे ज्यादा माफियाओं को टिकट देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी रही है। ये खुलेआम दंगाइयों को बचाने वाले लोग रहे हैं। क्या भाजपा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए, जितने भी आज कार्यकर्ता हैं सब जो है, जैसे अमित शाह जी की आप बात कर लीजिए, गुजरात के साधारण परिवार से चले आने वाले व्यक्ति आज देश का होम मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, साधारण परिवार से चले आते हैं। योगी जी को देख लीजिए, कितना सरल व्यक्तित्व के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है माफियाओं को कहीं से छोड़ देंगे, कहीं से बख्श देंगे। साधु हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर मौका पड़ा तो फिर वो देश की जनता की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए कोई कदम वो पीछे नहीं हटते हैं। ये बताइए, जैसे कि आपने बात की मोदी जी की, योगी जी को लेकर के, लेकिन विपक्ष जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के इस सरकार को बहुत घेरता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अर्थव्यवस्था को लेकर के मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि 2014 तक भारत की जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। और आप देखिए 11 सालों के अंदर या 4 ट्रिलियन हम लोग पार कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये मोदी जी के दूरदर्शी इनकी सोच है जो आज भारत इतनी जल्दी प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, ये मोदी जी की सोच है। देखिए, इकोनॉमी का जो सवाल होता है वो ये रहता है कि इकोनॉमी बड़ी होने से मतलब है या पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने से मतलब है? देखिए, जिस प्रकार से आबादी देश के अंदर बढ़ती जा रही है, आज भारत 140 करोड़ का देश बनता जा रहा है, तो ऐसे में फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज आप देखिए, इनकी जो सरकारें रही हैं पुरानी, इनका देश के युवाओं की मानसिकता क्या रह गई थी कि हद से ज्यादा एक भैया सरकारी नौकरी कर लो, हमारे चुपचाप शादी हो जाए, नौकरी लग जाए और हम अपना चुपचाप जीवन व्यतीत करें और बस ऐसे ही खत्म हो जाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप जो बार बार एक बात कर रहे हैं, पुरानी सरकारों से आप काफी नाराज दिखते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, नाराजगी की बात नहीं, आप ये बताइए, जब
एक समय प्रधानमंत्री खुद ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 10 पैसा पहुंचता है। ऐसा अपना इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, जब आज देश के हालात को ये देखते हैं कि 2014 में एक प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, जब उसके बाद में देश के अंदर शौचालय की व्यवस्था इतनी खराब थी, महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ता था, उसके लिए काम करना पड़ता है। देश के अंदर आज गांव में अंधेरा रहता था, बिजली की नहीं थी, वहां पे बिजली पहुंचाई जाती है। रोडों की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था, रेलवे की हालत इतनी खराब थी, इन सब के ऊपर काम करना पड़ता है। एकदम कांग्रेस ने एकदम भारत का डब्बा एकदम गोल कर रखा था। जैसा आपने कहा कि 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा पहुंचता था, ये राजीव गांधी जी का बहुत ही पुराना एक भाषण है, या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन राजीव गांधी जी ही आईटी रेवोल्यूशन इंडिया में ले आए थे। आप ये देखिए, आईटी रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूपीआई किसके समय पर आया। सबसे ज्यादा इंटरनेट का जो बिल है वो राजीव गांधी जी के समय का तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से मालूम है कि 2014 के पहले 1 GB डाटा कितने का मिलता था, और आज देखिए इंटरनेट कितना सस्ता हो चुका है, हर आदमी उसको एक्सेस कर रहा है, हर इंडियन के लगभग के रीच में है। तो ये सब बहुत रेवोल्यूशनरी काम मोदी जी कहते हैं आटा और डाटा जो है सस्ता करना चाहते हैं। देखिए, जहां भाई आटा और डाटा की जो आप बात है, तो भाई आप देखिए कि राशन हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, करोड़ों लोगों को राशन का फ्री जो है एक्सेस मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, उससे लोगों के बेसिक लाइवलीहुड वो अपनी पूरी कर पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आप मोदी जी लेकर के आए हैं। और यूपीआई की जहां तक बात रह गई, आज इंडिया सबसे ऐसा देश बन गया जहां सबसे ज्यादा यूपीआई का यूज होता है। अच्छा हर्ष, आप कह रहे हैं कि ये सारी तमाम चीजें जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राशन बांटना, इससे क्या जनता आलसी नहीं होगी, या जनता के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो काम ना करे, या ऐसा कोई प्रभाव, उसको सब फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा कुछ? ये देखिए, ये चालू हुआ था जब ये कोविड का समय आ गया था, तो कोविड के समय पे लोगों के पास रोजगार नहीं थे। उस समय पे योगी सरकार ने ये इनिशिएटिव लेकर आए थे कि लोगों को उन्होंने राशन बांटा था, और उसके बाद से जो है उस सरकार ने उस स्कीम को बंद नहीं किया है, और लोगों को बहुत लाभ मिलता है उससे। तो मोदी जी चला रहे हैं, जो देश की जनता के हित में है वो सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसा आपने कहा सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये बताइए, योगी जी का क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में? लेकिन योगी जी एक संत हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हर आदमी आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन योगी जी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो कि उत्तर प्रदेश की संपत्ति को हानि पहुंचाना चाहते हैं, जनता के पैसे को अपनी निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं देश की संपत्ति को। और योगी जी जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर सही किया है, आज आप देख लीजिए, कितना भी बजा हो रात को, कोई भी महिला हिचकती नहीं है कहीं भी उसको आना जाना हो। उसको मालूम है कि योगी जी की सरकार है, बख्शा नहीं जाएगा कि अगर मेरे साथ जरा सी भी कोई बदतमीजी कर देता है। मतलब कानून व्यवस्था जो है, कानून का राज यूपी में स्थापित है, आप कहना चाहते हैं? वो तो बच्चा जानता है, कानून व्यवस्था योगी जी ने अच्छी कर दी है। उसके अलावा भी आज आप देखिए कि कितनी तमाम इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में वो लेकर आ रहे हैं भाई विदेशों से। अखिलेश जी तो कह रहे हैं हमने तमाम एक्सप्रेसवे बनवाए और ये सारी चीजें करी हैं। अब भाई एक्सप्रेसवे केंद्र के पैसे से उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनवा दिया, एक्सप्रेसवे बनवाते ये बेचारे इनकी पूरा ये इन्होंने 2017 का चुनाव एक्सप्रेसवे पे लड़ा, फिर ये लोकसभा चुनाव 19 में भी अपने एक्सप्रेसवे की तारीफ करते आए, फिर ये 22 में भी एक्सप्रेसवे, अभी भी एक्सप्रेसवे के अलावा 24 में कुछ सफलता तो मिली उनको। 24 में देखिए राजनीति है, इसमें जो ग्राफ है ऊपर नीचे होता रहता है। इस बार जिस प्रकार से लोगों ने जनता को भड़काने का काम किया था, जिस तरीके से इन्होंने जनता को झूठा गुमराह करने का इन्होंने काम किया था, उसके बाद भी जो है कई ऐसी चीजें रही कि कुछ सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर कम हो गई, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अपनी हमारे पार्टी में जो भी जो समीक्षाएं उसको लेकर के थी वो चल रही है, और निश्चित ही अगले चुनाव में जो अभी देखिए 2027 का चुनाव आएगा, बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी सीटें आने वाली उसमें। अच्छा, हर चीज बढ़ चढ़ की सीटें आने वाली, मगर एक बात बताइए, अयोध्या का जो नतीजा था वो आप लोग के लिए चौंकाने वाला था या नहीं?
देखिए अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन बस यही है कि अभी 4 जून आने वाला है, लेकिन एक साल है। लेकिन आप ये समझिए कि अयोध्या की जहां तक बात रह गई है, तो अयोध्या के लिए जितना अच्छा किया जा सकता था वो काम सारा किया गया है। ये मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि शायद गर्मी का मौसम भी उधर बहुत ज्यादा था, तो बहुत से लोग इस उसमें भी थे कि भाई यहाँ तो सब जीत ही जाएंगे, बहुत से लोग वोट डालने नहीं निकले। देश में तो सरकार आ रही है, यहाँ डाले या ना डाले। नहीं नहीं, तो ये लापरवाही कभी कुछ लोगों की जनता की कुछ वहां पे लापरवाही थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने वहां के लिए बहुत किया। इतना आज तक उत्तर प्रदेश, वहां अयोध्या जाने से, अयोध्या का नाम लेने से उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे वो कांपते थे, अयोध्या अरे यार हमको विवाद में नहीं पड़ना है। और योगी जी वहां पे देखिए, वहां चौमुखी विकास उन्होंने कर दिया। आज अयोध्या देखिए, यूपी के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अयोध्या की वजह से? बढ़ रहा है। आज वहां पे देखिए जमीनों का रेट बढ़ गया है। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक दूरदर्शी सरकार है, योगी जी का शासन है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 24 के चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता कुछ कम हुई है देश में? ये लोकप्रियता बिल्कुल नहीं कम हुई है। ऐसा होता, कहा जाता है ना कि एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ये लगता है कि मैं 95% लाऊंगा, 99% लाऊंगा, और उसके 80% नंबर आ जाते हैं तो उसको दुख होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात की खुशी मनाते हैं कि यार हम फेल तो हुए, 30% से फेल हुए, हम 20% से फेल नहीं हुए, 33% तो ला नहीं पाए, वो 30% से फेल हो गए, तो 30% से फेल होने की खुशी कुछ लोग मना रहे हैं। और हमें सिर्फ इस बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कार्यकर्ताओं के अंदर, ये हमारे अंदर चिंता का विषय था कि भाई हमारी जो सीटें हैं वो कुछ कम हुई थी, उसको लेकर के भी सब कार्यकर्ता दोबारा तैयार है और जनता तैयार है। भाई 2027 में बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है। और 2029 में फिर क्या तैयारी रहेगी? देखिए 2029 में क्या मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश क्या नहीं? अब देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से हमारे मोदी जी का जैसे उनका शासन रहा है, जितने अच्छे वो प्रधानमंत्री रहे, मुझे पूरी आशा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी जी होंगे, चाहे जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो उन्हीं नीतियों पर चलते हुए बहुत अच्छे से देश का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री तन मन धन अपना सब समर्पित कर देंगे, जीवन समर्पित कर देंगे। अच्छा, आपने लोकसभा की हमारी काफी बात हो गई है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं जो मोदी जी के सामने हैं। तो राहुल गांधी जी पर उन्होंने 400 पार का जो नारा था उसके सामने संविधान का नारा दिया और तमाम ऐसी चीजें थी जिसका प्रभाव लोकसभा में दिखा। तो राहुल गांधी जी पर आपकी क्या राय है? संविधान में कितने पन्ने होते हैं उनसे पूछ लिया गया था तो उनके पसीना आ गया था। संविधान में कौन सा कानून कहाँ लिखा है उनको किताब खोल के दे दी जाए तो भी वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो संविधान करते हैं। संविधान को उल्लंघन करने का काम किसने किया था? इमरजेंसी किस सरकार ने लगाई थी? भाई आप आज कह रहे हैं कि आज संविधान आप दिखा रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, बहुत बड़ा नेता समझने की गलती कर रहे हैं राहुल गांधी जी। उनको ये मालूम होना चाहिए संविधान की हत्या किस पार्टी ने, इमरजेंसी किस सरकार ने लगाने की साजिश करी थी? आप ये बताइए। संविधान करते हैं कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी इमरजेंसी। नहीं कांग्रेस पार्टी लगाई थी, इसको शर्म आनी चाहिए ना उनको। आज आप संविधान कर रहे हैं, आज आप विपक्ष में है तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं आए, किसी बात का विरोध ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, विरोध करने का होता तो कहीं मोदी जी गाड़ी के ऊपर कमेंट कर देंगे, कहीं ये इसके ऊपर उसके ऊपर। इनके पास देश की किसी नीति के ऊपर तो ये विरोध कर नहीं पा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो काम नहीं उनका अच्छा है, ना अर्थव्यवस्था पर वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तमाम हर मुद्दे पर अब मोदी जी की आलोचना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुखरता से कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की रही बात, अब जो मन मना के ही रखा है कि भाई मुझे आलोचना ही करनी है, वो आपने नहीं सुना है कि सियाही बिल्ली खंबा नोचे, तो कांग्रेस पार्टी इसमें से भी यही कर रही। वो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस पार्टी का देख नहीं रही है कि जो मोदी जी ने, जो आप ये कुछ चमत्कार नहीं हो गया है कि एकदम से कहीं से कुछ किसी ने ऐसे वो चुटकी जो है चलाई और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देश के अंदर इतनी बढ़ गई। भाई जो गरीब व्यक्ति जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके घर की महिलाएं खुले में शौच करती थी, आज उनके घर पे शौचालय है। जो महिलाएं जिनकी आंखें भर जाती थी धुएं से, आज उनको सिलेंडर मिल गया है। आज आयुष्मान कार्ड कौन नहीं यूज कर रहा है? सब यूज कर रहे हैं। विपक्ष के कांग्रेस के कितने लोग ऐसे होंगे जो इनके पता चला भैया सब आयुष्मान कार्ड, उनके ड्राइवर से लेके सब लोग आयुष्मान कार्ड दिखा के अपना इलाज कराते होंगे। कोरोना वैक्सीन सबको लगाई गई, ऊपर से भारत ने विश्व को दिखा दिया मोदी जी के लीडरशिप में कि भाई हम पूरे दुनिया की मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उसको भेजा भी। बहुत सी योजनाएं हम लोग, मुझे लगता है शायद रात बीत जाए लेकिन काम अपने हम नहीं गिनवा सकते, इतना लाभकारी वो लग रहा है जिस तत्परता से और
और जिस तेजी से आप जवाब दे रहे हैं तो लग सकता है पूरी रात आप बोल सकते हैं। अच्छा, हर्ष, एक जो चीज थी, 2023 में एक गठबंधन बनता है, इंडिया ब्लॉक, जिसका कह सकते हैं कि बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया था 2023 जून में, और 2024 जनवरी में ही वो पलट गए, पलटी मार कर बीजेपी के साथ फिर चले गए। तो उस इंडिया गठबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश में बना था? देखिए, जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन था, ये इंडी गठबंधन सिर्फ आप अगर देखिए तो एक ऐसा समूह था उन नेताओं का जिनकी ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, जिन नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा आप देखिए उनके पास वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं। किसी तरीके से वो ये जानते थे कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे लोग इंडी गठबंधन में आ गए थे। और रही बात नीतीश जी की, तो उनकी भी एक उम्र हो गई भाई, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको मालूम था यहाँ पे इंडिया गठबंधन कुछ होने वाला है नहीं। भाई, देश को चलाने के लिए लीडरशिप चाहिए, वो मोदी जी के पास है। नीतीश कुमार को इतना जरूर मालूम था कि ये राहुल गांधी जी और ये जितने भी नेता हैं, ये सब आपस में ये एक दूसरे से जो है एक दूसरे के बाल नोच के आखिरी में रह जाएंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो मोदी जी के साथ में आ गए। अच्छा, हर जैसा आप देखते हैं कि नीतीश जी की बात हुई है, 2025 में बिहार का भी चुनाव है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा या फिर और कोई समीकरण बनता दिख रहा है आपको? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा भाई। मैं बिहार के राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बस मैं बिहार के लोगों से मेरी यही अपील जो देख रहे हैं बिहार के लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भैया हमारी यही अपील रहेगी कि आप राष्ट्रवादी सरकार को आप वोट दीजिएगा। जो भी आपका नेता आपको लगे कि भाई हमारी सेवा करने के लिए आया है हमारे बीच में, आप उसका साथ दीजिए। आप मोदी जी के शासन में, अब वो समय चला गया है कि जब नेताओं की दुकान चला करती थी, लोग अपने घर भरा करते थे, अब वो नहीं होने वाला है। और जहां तक बात रही बिहार की, आप राजनीति की बात करते हैं, वहां पे आरजेडी की आप देखिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल, क्या आरजेडी के यादवों की बात करती है, वो तरह तरह की जातीय राजनीति की बात करती है, क्या यादवों में ही कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसको वो सीएम का चेहरा दिखा सके? भाई, भारतीय का सवाल यह है कि कोई दूसरा योग्य नहीं है व्यक्ति यादव समाज में? हाँ, मेरा कहने का मतलब यही, मकसद यही है कि क्या तेजस्वी यादव के अलावा है आरजेडी के किसी नेता की दम जो कह दे कि भाई मैं चाहता हूं कि ये सीएम बने? हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ परिवार भर के सीमित रह जाती हैं, वही उन्हीं में से एक आरजेडी है जिनके शासन में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी रही। बिहार का बेड़ा गर्क करने का काम किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया। चारा घोटाला के फेमस ही हैं। बिहार अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। राष्ट्रवादी और मजबूत सरकार आएगी वहां पर। अच्छा, 25 में बिहार में चुनाव है, 26 में बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश जी दावा करते हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, ये जो समीकरण वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 में क्या कुछ दांव ऊपर नीचे होगा या समीकरण बदलेगा? देखिए, ये अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। अभी इनसे पीडीए का मतलब पूछ दिया जाए तो इनके 10 नेता हैं, वो 15 मतलब बताते हैं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में से एक चेहरा ये कह दीजिए कि भाई ये हमारी पार्टी के नेता हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा। तो आप बताइएगा, ये सिर्फ जुमला है। पीडीए एक जुमला है। ये सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का वोट लेना चाहते हैं, उसके बाद उनको भूल जाएंगे। उसके बाद केवल विकास के नाम पे सफाई में नाच होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? पुरानी सरकार की बात कर रहे हैं, सफाई की नाच की नहीं। सफाई का नाच और इस तरीके से इनके पास कोई काम ही नहीं भाई। विकास के नाम पे ये केंद्र की योजनाओं का जो है अपना बोर्ड लगा करके वही दिखाते हुए आए। विकास के नाम पे ये आप ये समझिए कि जो माफिया, जो भी गुंडे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, योगी जी ने उनको कंट्रोल करके अंदर रखा हुआ है, मुट्ठी में रखा हुआ है। आप ये समझिए कि जब चुनाव आता है, इनके लोग कैसे कैसे बयान देने लगते हैं, हिसाब किताब होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा। जनता क्या है? जनता बेचारी, वो क्या आपको लगता है इतनी मूर्ख है कि इनको दोबारा आने देगी? खुल जाए, नहीं आने देगी जनता।
नहीं आने देगी भाई, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हर जैसा कि आपने देखा कि पहलगाम में जो हुआ आतंकी हमला, वो जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और बिल्कुल गलत था, जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और जो हरकत पाकिस्तान ने की, जो आतंकवादियों को शरण देने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उसकी हम सब ने बिल्कुल मजबूत शब्दों में उसकी निंदा करी है। आपने देखा कि वो हुआ, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल सांसदों के विदेश जा रहे हैं, जिसमें हर पार्टी के लोग जो है जुड़ करके सरकार का और सेना का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। आपने ओवैसी साहब को भी देखा, हैदराबाद से सांसद, उनके बारे में और जो विपक्षी सांसद है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो पहलगाम में जो हुआ वो मुझे लगता है कि इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। एक ऐसी हरकत पाकिस्तान द्वारा करी गई जो इंसानियत के ऊपर सवाल उठा देती है। आज के युग में कोई किसी का नाम पूछकर, किसी का धर्म जान करके अगर किसी को गोली मार रहा है, और इतनी बर्बरता से कि उसकी किसी व्यक्ति की पत्नी खड़ी है, वो कह रही मुझे भी गोली मारो, कहते तुमको गोली नहीं मारेंगे, तुम्हारे आदमी को गोली मारी है, जाके मोदी से कह दो। और जब जा करके मोदी को बता दिया कि हमारा सुहाग छीन लिया गया है, तो देख लो 22 मिनट में मोदी जी ने इनके 9 आतंकी ठिकानों पर इन्होंने वहां पे तबाही कर दी हमारी सेना ने। और अब देखिए जो समय आ गया है, अब ये समय टेक्नोलॉजी का आ गया है भाई। भारत, अगर पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए आज पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कि आपसे हर चीज में हम संपन्न हैं, इनके पास करने को तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे? इनके पास मालूम है खाने का राशन नहीं है, ये कितने दिन इनका राशन ही चल जाएगा, तो भूखमरी से ही मर जाएंगे, तो सोच रहे हैं कि लड़ो मरो। इस शांति से नहीं ये जीना चाहते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। लेकिन अब आप ये समझिए कि जब मोदी जी ने आपका नोटबंदी करी थी, उसके बाद से आतंकवाद को बहुत गहरी चोट लगी थी, इनको पनपने में लंबा समय लग गया। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम कर दिया मोदी जी ने। एक समय था कि यहाँ पे सरकार के लोग कहते थे कि भाई बहुत भाईचारा, बहुत मिल के, हम सब बातें मानते हैं, आपस में इंसानियत में भाईचारा होना चाहिए, लेकिन जो आपका दुश्मन है, जो आपको गोली मारना चाहता है, आप उससे कैसे भाईचारा कर सकते हैं? जो आतंकवादी हैं उनको तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। और सीज फायर तोड़ने की बात जहां तक करी गई, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक समय था कि जब 9mm के ऊपर फायर नहीं कर सकते थे, बिना दिल्ली के परमिशन के एक गोली नहीं चल सकती थी बॉर्डर के ऊपर, पहले सामने से तोपें चल रही हो। और मोदी जी उन्होंने खुली छूट दे दी, चलाओ गोली जितनी चला पाओ, मैं नहीं जाऊंगा लड़ने सेना पे, जवान लड़ेगा, जवान की मर्जी है। भारत की सेना ने इससे पहले भी ऑपरेशंस किए, हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए इंदिरा जी के नेतृत्व में, वो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। और उससे पहले भी हमने कारगिल युद्ध करे, तो इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जो सेना है, भारतीय सेना हमेशा से अपने शौर्य का प्रदर्शन करती आई है, और बहुत से जो है जवान शहीद हुए हैं इसमें, अपने देश को समर्पित उन्होंने अपने जीवन कर दिया है। लेकिन आज देश के कुछ लोग जब जो है एयर स्ट्राइक का और उरी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनका प्रूफ चाहिए उनको, कहते हैं एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं। इस तरीके के लोगों को अब मालूम है कि अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे वो, जो ये पहलगाम में हुआ है। आज इनकी हिम्मत नहीं है इस तरीके की, जनता ने इनको जवाब दे दिया था कि भाई देश की सेना के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करी जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। प्रतिनिधिमंडल जो विदेश में गया है विपक्षी सांसदों का, जिसमें सारे सांसद हैं, देखिए जो प्रतिनिधिमंडल विदेश में गए हैं, पहले बात तो सरकार की ये महान व्यक्तित्व है सरकार का, मोदी सरकार का, कि आप हर पार्टी के सांसद को, हर इंडिया के हर रिप्रेजेंटेटिव को आप मौका दे रहे हैं जाकर के विदेश में अपनी बात को रखने का। ये बहुत ही गौरव का विषय है। जितने भी सांसद हैं, जिस पार्टी के भी हों, वो अपनी जाकर के भारत का पक्ष रख रहे हैं और रखना चाहिए। ये राजनीतिक शिष्टाचार बना रहेगा आगे भी?
राजनीतिक शिष्टाचार तो हम बनाते ही आए हैं। राजनीतिक शिष्टाचार की हत्या तो तब हो गई थी जब जो है ठूस दिया था उठा करके सारे विपक्ष को जेलों के अंदर, इमरजेंसी लगा दी थी। और भी इस तरीके से वो पुराने मुर्दे मैं खैर नहीं उखाड़ना चाहूंगा। आज के समय है, आज मैं सिर्फ देश के युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा देश की बातों के ऊपर आप भी गौर करिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन देश का विकास चाहता है, कौन केवल अपनी जेबें भरना चाहता है, और कौन सी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है उसको आप सपोर्ट करिए। चलिए हर्ष, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप युवा राजनीति करते आ रहे हैं काफी सालों से, मुझे लग रहा है 6-7 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। हमें ये बताइए जरा सा कि आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, मेरे अंदर सिर्फ इतनी भावना है कि मैं देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता हूँ। आज आप जाइए, समाजवादी पार्टी जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी क्या मन में मंशा रहती है, लोग सत्ता पाना चाहते हैं। हम सत्ता पाने के लिए देश राजनीति में नहीं आए, हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए। और तन भाजपा मन भाजपा, मर जाऊं तो कफन भाजपा। भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ ही जुड़े रहेंगे जिंदगी भर, जीवन भर, और हम जन्मजात भाजपा ही हैं। ऊपर से रही बात देश के युवाओं को भी आज इस बात का चयन लेना चाहिए। अपील करना चाहेंगे युवाओं से, कुछ अपील करना युवाओं से बस हमारी यही अपील है कि भाई आज देश के युवाओं को ये फर्क मालूम होना चाहिए कि कौन देश में राजनीति किस पर्पज से कर रहा है। अखिलेश यादव जी राजनीति इसलिए कर रहे हैं भाई, वो राजनीतिक विरासत को अपने संभाल रहे हैं। किसका पेशा है राजनीति करना, और कौन राजनीति को में सेल्फलेस होकर के अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी खत्म करके केवल देश के विकास के लिए आप कौन राजनीति में आया है उसका चयन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ हर्ष दीक्षित जी, जो काफी आक्रोशित लग रहे थे अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश के, राज्य के, देश के मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से चर्चा की। और ये राजनीति में इनका पहला चरण है, पहला पड़ाव है। इसके बाद ये भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति ये कहते हैं कि ये समाज सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में एक पकड़ या समाज सेवा में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा कार्य है। और देखा आपने कि कैसे इन्होंने सारे मुद्दों पर, हमारे बेबाक सवालों का कैसे इन्होंने जबरदस्त जवाब दिया और हर मुद्दे पर एकदम खुले तौर से हमारी बातों पर उन्होंने अपनी राय प्रकट की। ऐसे ही अलग शख्सियत के साथ अलग कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।